24 की चौपाल का हमारा सफर मेरठ पहुंच चुका है और मेरठ में तमाम जगह बातचीत करने के बाद अब हम कुछ शिक्षक, कुछ समाजसेवी और कुछ डॉक्टरों के बीच में बैठे हुए हैं। हर तबके की राय इस चुनाव में आनी जरूरी है और इसीलिए हम आज हमारे साथ में, मेरे बगल में मैं बात करूं तो नेहा वत्स कक्कड़ जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, एनजीओ संचालिका हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो डॉक्टर सरिता त्यागी जी हैं, ये भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा एजुकेशनिस्ट पूनम शर्मा जी हैं। पूनम शर्मा जी के अलावा मेरे साथ तरुण चोपड़ा जी भी हैं और मीनू चोपड़ा जी भी हैं। इसके अलावा अभिषेक जी शिक्षाविद हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी मेहमानों का मेरे साथ स्वागत है वन इंडिया में। मेरठ, अगर मैं आपसे मीनू जी बात करूं, आप समाज में तमाम तरह के तबके के लोगों से मिलती हैं, तमाम अभियान आपके चलते हैं, तमाम जागरूकताएं आप फैलाती हैं। किस तरह का चेंज आप देखती हैं जिसकी ज़रूरत है मेरठ में, यहाँ के पॉलिसीज़ में, जिनकी आने वाली सरकार से आपकी उम्मीदें हैं कि वो ऐसा कुछ कर दें जो कि मेरठ की सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा हो जाए जिससे एक परिवर्तन दिखने लगे? आपके हिसाब से क्या लगता है, ऐसा क्या दिखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दो बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि मेरठ में अगर मैं विकास की बात करूँ तो वो एक अच्छे दर्जे का विकास हुआ है। सबसे पहले अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूँ, जहाँ हमें 3 से 4 घंटे लग जाते थे मेरठ से दिल्ली पहुंचने में, वहां अब हम 1 घंटा 45 मिनट में दिल्ली को छू लेते हैं और अपना काम करके वापस भी आ जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए सुविधा है। फिर अगर मैं अब रैपिड की बात करूं तो बिल्कुल दूरी भी कम होगी और समय भी कम लगेगा। उसके साथ साथ अगर मैं महिला सुरक्षा पर बात करूं तो 2010 से पहले हम, या 2014 से पहले हम सभी जानते हैं स्थिति क्या थी। बहुत ही ख़राब स्थिति थी। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो चेंजेस हम सभी के सामने हैं। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये तो मैं शहरी क्षेत्र की बात तो कर ही नहीं रही है, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात आपको बता रही हूँ। गांव में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी बाकी कामों में सुनिश्चित कर रही हैं। विद्युत दीदी के नाम से मतलब काम कर रही हैं, विद्युत सखी के नाम से काम कर रही हैं, और भी बहुत तरीके से घर के बाहर आकर के वो काम करना पसंद कर रही हैं क्योंकि वो अब खुद को सुरक्षित मानती हैं। मेरे साथ में सरिता त्यागी जी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। अच्छा, आप अगर से मैं पूछूं कि स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए क्या मेरठ में ऐसी व्यवस्था है कि मेरठ के लोग आप लोगों पर भरोसा करते हैं, या यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की व्यवस्था है, उनमें भरोसा करता है, या 1 घंटे की दूरी में दिल्ली भागना पसंद करता है, या वहाँ के बड़े बड़े संस्थानों में भागने की कोशिश करता है, या ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर? आपको लग रहा है या इसकी जरूरत है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है अभी स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए, मेरठ में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छे स्तर की हैं। आसपास जितने भी वेस्टर्न यूपी को काफ़ी एरिया को मेरठ कैटर करता है मेडिकल फील्ड्स में, और यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, और धीरे धीरे हॉस्पिटल्स और अच्छे बन रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी 2010 के बाद बहुत अच्छी सुविधाएं हुई हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आजकल मिलती हैं। बहुत जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत सारे काम जो इस गवर्नमेंट के आने के बाद हुए हैं, तो काफ़ी सुधार की तरफ है। लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। बहुत जिनको आप बड़े सेंटर्स जैसे आप कह सकते हैं कि आप दिल्ली की तरफ भागते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि मेरठ के लोग बहुत ज़्यादा दिल्ली जाते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, बल्कि दिल्ली से भी कुछ लोग मेरठ आते हैं ट्रीटमेंट कराने, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी डॉक्टर्स की सुविधाएं हैं, और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो कुछ सस्ते रेट्स पर भी उपलब्ध हैं मरीज़ों को। दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ के रेट्स बहुत कम हैं। जिन सुविधाओं के लिए वहाँ ऑलमोस्ट डबल रेट्स, वहाँ पर डबल या उससे भी ज़्यादा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो लोग, आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ से जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मेदांता जाएंगे या मैक्स जाएंगे या कुछ दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ता है। और सरकारी अस्पतालों में भी अच्छी सुविधाएं इस गवर्नमेंट के आने के बाद। मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे अब वार्ड्स बने हैं। कार्डियक यूनिट बहुत अच्छा है। सुपर स्पेशलिटीज़ कई मामलों में, जैसे यूरोलॉजी का नया डिपार्टमेंट बना है, बहुत सारे नए डिपार्टमेंट्स बने हैं वहाँ पर, और अच्छी सुविधा वहाँ पर भी मिल रही है मरीज़ों को।
अच्छा, पूनम शर्मा जी, मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि एजुकेशन की और समाज की बात की, स्वास्थ्य की बात की, एजुकेशन में क्या स्तर है? क्योंकि जो बड़े शहरों के बगल का जो ज़िला होता है या शहर होता है, वहाँ वो लोग रहते भले उस शहर में हों, लेकिन लाइफ़स्टाइल से लेकर के हर चीज़ फ़ॉलो या पाना वो चीज़ें चाहते हैं। अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक तरह से अगर देखा जाए। क्या आपको लगता है कि मेरठ में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि यहाँ के बच्चे या यहाँ के लोग यहीं पर पढ़ करके वो चीज़ें पा सकते हैं जो दिल्ली एनसीआर में या गुड़गांव या नोएडा में मिल रही हैं, या अभी ज़रूरत है यहाँ ऐसी लगता है कि आने वाली सरकार से ये डिमांड की जा सकती है या एक उम्मीद की जा सकती है कि एनसीआर का जो विकास है उसकी कुछ छींटें यहाँ भी पड़ें? देखिए, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मेरठ में बहुत स्तर की जो है एजुकेशन है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की हो और चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स की हो। कल का ही हम रिज़ल्ट देखें तो मेरठ के 5 बच्चे टॉपर लिस्ट में आए हैं यूपी बोर्ड में। और जो है प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत अच्छा स्तर है। फ़र्क अगर आप एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में सिर्फ ये है क्योंकि वो बहुत अच्छे पैसे चार्ज करते हैं, इसलिए आप उन्हें इस श्रेणी में मान सकते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा वहाँ का स्तर है। लेकिन बेसिक चीज़ अगर देखी जाए, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ और लगभग 35 साल मैंने एजुकेशन फील्ड में काम किया है, तो बहुत गहराई से मैं इस बात को और बहुत तथ्य के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि हाँ, यहाँ का लेवल किसी भी एनसीआर से या किसी और बड़े शहर से किसी भी मामले में कम नहीं है। और जहाँ तक इन्फ्लुएंस की बात है तो सोशल मीडिया का ज़माना है और इसलिए बच्चे इन्फ्लुएंस तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेरा फ्रेंड दिल्ली जाके पढ़ना चाहता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अरे मैं भी दिल्ली जाके पढ़ना चाहूँगा, बट ऐसा है नहीं। ये ऐसा रीज़न नहीं है कि इसके लिए हम ये कह दें कि मेरठ की शिक्षा में कहीं कोई स्तर में कमी है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो और चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों। एजुकेशन के मामले में 100 आउट ऑफ 100 ही मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि टीचर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब क्योंकि मैं तो टीचिंग कम्युनिटी से रही हूँ, तो ऐसा कहीं भी नहीं मैंने देखा कि हम ये सोच लें कि हाँ भाई हम इस मामले में इनको कम आंक लें। एक से एक अव्वल दर्जे के स्कूल्स हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी क्योंकि हम जाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ भी डे बाय डे जो है स्तर बढ़ ही रहा है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। और वो तो देखिए ऐसा कहा ही जाता है देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो तो हर जगह है और विकास तो होना ही चाहिए। ये चेंज इज़ ऑलवेज, इट इज़ इनएविटेबल, वो तो होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ शिक्षा के मामले में ऐसा कर रहे हैं तो वाकई में बहुत अच्छा है, कमेंडेबल है। अच्छा अभिषेक जी, आप ये बताइए, इन्होंने कही कि बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, स्वास्थ्य में भी बात हुई। क्या आप लोग यहाँ ऐसी शिक्षा दे पा रहे हैं कि एनसीआर की जो डिमांड है जॉब्स देने की या जो मैन पावर की, वो पूरी हो रही है? क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर कि आपके बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपके काम आ रहे हैं, या वो जाकर के एनसीआर में नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्या इसकी कहीं ज़रूरत है? क्योंकि बहुत से लोग हम लोग देखते हैं कि मेरठ से अप डाउन करते हैं, चाहे गाजियाबाद जाना हो, इवन दिल्ली और नोएडा में। क्या अभी इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन जॉब क्रिएशन में अभी पीछे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी, जैसा कि पूनम मैडम ने कहा कि जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था मेरठ की है बहुत सुदृढ़ है और बड़े नामचीन स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल की बात करें या हम अगर स्टेट बोर्ड के स्कूल की बात करें तो हमारे पास बहुत ही अव्वल दर्जे के स्कूल हैं जहाँ पर अव्वल दर्जे के टीचर और बड़े अच्छे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कि मेरठ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। इसीलिए यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दिल्ली या पुणे या और बड़ी सिटीज़ में जाते हैं। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएशन के लिए हमें प्रयास करने होंगे, इंडस्ट्रीज़ लानी होंगी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ आईटी पार्क प्लान भी है और उस पर काफ़ी काम भी चल रहा है। तो आने वाले समय में जिस तरह की, जैसे कि नेहा मैडम ने बताया कि कनेक्टिविटी एक इशू था, वो अब बहुत ज़्यादा वो गैप जो है ब्रिज हो रहा है। उसके बाद हमारी रैपिड रेल शुरू होने वाली है, तो गैप जो है धीरे धीरे वो अब कम हो जाएगा।
तो हमारे बच्चे मतलब बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो मेरठ में आएंगी और हमारे जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो यहाँ पढ़ने के बाद यहीं रह जाएंगे। मेरठ शहर क्रिकेट के बैट के लिए भी फेमस है। इसके अलावा इस इलाके को सीधे कनेक्ट करने के लिए बाय रोड तो 1 से 1.5 घंटे का हो गया। इसके अलावा रैपिड रेल भी आ रही है। अब व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय की स्थिति ये है कि यहाँ पर एक जमाने में ऐसा लगता था कि माफियाओं का, यहाँ पर फिल्में भी बनी कि मेरठिया गैंग, मेरठ के गैंग फेमस थे और यहाँ से गैंग ऑपरेट होते थे और ये गैंग एनसीआर तक लगते थे। मेरे साथ में व्यवसायी हैं तरुण चोपड़ा जी। तरुण जी, क्या अब स्थिति ऐसी बनी है मेरठ में? क्योंकि मेरठ मैं अगर कहूं तो खुले शब्दों में एक टाइम में कुछ साल पहले तक बहुत बदनाम शहर हुआ करता था। यहाँ की गुंडई, क्या इसमें कुछ सुधार हुआ है? क्या व्यवसाय अब आप लोगों का बढ़ रहा है या अभी भी ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं? क्योंकि तमाम चीजें हम लोग सुनते रहते हैं, तमाम खबरें आती रहती हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है मेरठ में। क्या अब स्थिति कुछ बदली है, पहले से बेहतर है या अभी और बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, आपने जो सवाल मुझसे करा है व्यापारी के लिए सुरक्षा, मेरा कहना यह है कि खाली व्यापारी के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तमाम जितने भी हमारे आसपास के, जो भी हमारे आसपास दुनिया के लोग हैं, सभी ने महसूस करा है कि जब से गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट आई है, सुरक्षा की बहुत ज़बरदस्त तब्दीली नज़र लोगों को आई है। मैं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ व्यापार करते समय। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो ये गवर्नमेंट हमें कैसी चुननी चाहिए, हमारा इसके बारे में क्या विज़न होना चाहिए, जिस गवर्नमेंट का कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। आप कोई किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ अगर किसी बात को ठानते हैं और वो करके दिखाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। धारा 370 हम सब लोगों के लिए जब से हम पैदा हुए हैं इतना बड़ा हुआ था और पता नहीं कितने लाखों लोग इसमें कुर्बान हो गए, कितने बड़े बड़े झगड़े हुए, गवर्नमेंट्स ने पिछली ने क्या क्या करा, और बल्कि ने वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ तक बयान दे दिया था कि अगर 370 धारा लगी तो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। इन्होंने उस इतनी बड़ी 300 धारा के मुद्दे को बिना एक मच्छर मारे सॉल्व कर दिया। दूसरा, राम मंदिर जो पिछले कई 100 सालों से चल रहा था, उसमें भी इन्होंने जो न्यायपूर्वक तय करते हुए उस मेरठ में, ये एक्चुअली में जो इलेक्शन है ना, ये खाली मेरठ का नहीं हो रहा, हमारे देश का पीएम चुना जाना है। मेरठ के मुद्दे तो यहाँ के एमएलएज भी सॉल्व कर सकते हैं और उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो ये सरकार चुनने जा रहे हैं ये देश के लिए चुनने जा रहे हैं। खाली मेरठ के मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे दिल्ली में बैठ करके, हमारे देश की विदेश नीतियाँ सॉल्व होंगी, फाइनेंस कैसा होगा, किस किस देशों के साथ हमारी कैसी मित्रता होगी। हम छोटे मुद्दों पर अगर सोच करके इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर बहुत छोटा इलेक्शन हो जाएगा। हमें आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए सोचना है कि हमारे देश के ऊपर ऐसा राजा विराजमान हो कि जो पूरे देश को अपने बच्चों की तरह समझ करके पूरे देश का विकास करे, पूरे देश की जनता को प्यार करे। अगर किसी और दल में भी वो सक्षम लोग हैं तो वो आएँ, हम तो चाहते हैं कि हम ऑप्शन भी चाहिए, लेकिन आज की प्रारूप में, आज की रूपरेखा में शायद आप मुझसे सहमत होंगे इस बात के लिए कि शायद बड़े पटल पे वो नज़र नहीं आता। इसके अलावा आपने सरकार के बारे में पूछा, मैं केवल बड़े मुद्दों के बारे में बातें कर रहा हूँ। मेरठ के बारे में बाकी सब बता चुके हैं कि मेरठ बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं व्यवसायी हूँ, मेरे को जीएसटी का पता है। मैं 35 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, वैट और इससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स के अलावा एक और टैक्स होता था, अब तो नाम भी भूल गया मैंने जब से जीएसटी लगा है, जीएसटी डिपार्टमेंट के दर्शन नहीं करे हैं। मुझे पता नहीं कि कौन सा डिपार्टमेंट है वो, सिर्फ रिटर्न भरता हूँ, रिटर्न भेजता हूँ, काम करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान से कहीं से मर्जी माल मंगा लूँ, जीएसटी नंबर अंकित होता है, ईवे बिल चलता है, माल पहुँच जाता है। पहले हर समय दफ्तर जाना पड़ता था, वहाँ से फॉर्म लेकर के आओ, फिर जब माल आ गया दोबारा उसको रिटर्न्स भेजो, फिर दोबारा उनकी इसी काम। एक आम आदमी के लिए, एक आम व्यापारी के लिए ऐसी सहूलत हुई है कि मुझे लगता है कि मैं दुकान का काम दुकान छोड़ के जब घर आता हूँ तो बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ। लेकिन बहुत सारे व्यापारी बहुत परेशान है, जीएसटी की बड़ी शिकायतें हैं। लोग कह रहे हैं कि जीएसटी ने बड़ा परेशान कर रखा है, आधा दिमाग हमारा जीएसटी में बटा रहता है और आधा हम व्यापार में लगा रहे हैं। पहले हम पूरा व्यापार में लगाते। जो लोग नंबर 2 के काम कर रहे हैं वो हमेशा परेशान रहेंगे,
जो लोग नंबर 1 के हैं उनसे पूछो, सब सुख चैन की नींद सो रहे हैं। आप सब लोग नंबर 1 का काम शुरू करिए, मत नंबर 2 की तरफ भागिए, टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। करके तो देखिए। मीनू जी, आप भी ऐसे ही सोचती हैं जैसा अभिषेक तरुण जी ने जैसी बात कही कि सब कुछ ठीक है, आप अगर बड़े मुद्दों की बात कही, इन्होंने लोकल का मुद्दा नहीं चुना, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? जी, मैं सहमत हूँ। अच्छा, तो नेहा जी एक चीज ये बताइए कि सोशल चेंज की बात करें महिलाओं के लिए या एजुकेशन के लिए, सारी चीज़ों पर बात हुई, क्या सोसाइटी में कुछ ऐसा चेंज आया है आपको लग रहा है, या कुछ ऐसी अभी चेंज की ज़रूरत है? क्योंकि मेरठ का जो मैंने पहले ही कहा, फिर से एक बार मैं उस बात को दोहराऊं, बहुत अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में मेरठ को गढ़ माना जाता था कि यहीं से सारी जो खुराफात है वो मेरठ से ही जन्मती है। हालांकि मेरठ की बहुत सारी खूबियां भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खुराफात उसमें क्या कुछ चेंज आया है? वो कुछ खत्म हुआ है? अब सिविलाइजेशन थोड़ा सा और बढ़ा है? आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। आपने कहा था, ऐसी खबर आती थी, तो हाँ। आपको जवाब मिल गया। लेकिन मैं इस पर नहीं, बिल्कुल मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इस कदर बढ़ा है 2014 के बाद कि आप ये मान लीजिए कि कोई भी कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, या किसी किस्म की सामाजिक आपसे उम्मीद की जाती है, तो लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और किसी भी समाज के उन्नति के लिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप ये देखिए, ठीक है, आप चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जीत भी जाएंगे, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, आते रहेंगे, आके चले भी जाएंगे, लेकिन जब तक उस समाज का जुड़ाव नहीं होगा, उस समाज की भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप राष्ट्र को उन्नत राष्ट्र नहीं बना सकते, जो कि सबसे बड़ा बदलाव 2014 के बाद हम लोगों ने महसूस किया है। और यहाँ पर योगी जी के बाद हम लोगों ने महसूस किया। और ये योगी जी के बाद मतलब कब? बिल्कुल 2014 या 2017? 2017 और 2014 से देखिए, जैसे जैसे आप स्वच्छता अभियान ही ले लीजिए, एक एक व्यक्ति, महात्मा गांधी जी के बाद एक एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के उस प्रक्रम से जुड़ा ही नहीं, बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिसका उदाहरण हमें इंदौर के रूप में मिला। और हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरठ में भी हमें ऐसा ही देखने को मिले, एक क्लीनेस्ट सिटी मेरठ जानी जाए क्लीनेस्ट सिटी के रूप में। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक सामाजिक जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, वो हमें देखने को मिल रहा है। और लोग अब अच्छे प्रक्रम से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और अपने सुझाव भी देना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाले मंच से लोगों की भागीदारी के लिए कहा जा रहा है, लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो सामाजिक दृष्टि से ये एक बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं बदलाव। आप सुरक्षा के बारे में पूछ रहे थे। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि जो आज पाकिस्तान है, जो कभी हमारे को शेर बन के हमें से गुर्राया करता था, आज उसकी बिल्ली की औकात भी नहीं रही है। उसके घर में जाकर के हम लोग मार के आए उसे। और अगर यूपी की बात करते हैं तो बाकी प्रदेश के लोग चाहते हैं कि यूपी का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ करके बुलडोजर बाबा। आप सुनिश्चित हो जाइए इस मामले में कि आप रात को 12 बजे घूमिए, 2 बजे घूमिए, गुंडागर्दी नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, ज़ीरो। अगर आप सुरक्षा की बात करते हैं तो देश की सुरक्षा मोदी जी के हाथ में है और ये सुरक्षा योगी जी के हाथ में है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही गवर्नमेंट्स जो बिल्कुल ठोस निर्णय ले, मजबूत सरकार हो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। अच्छा, आप मेरठ में 2 प्रत्याशी हैं, सुनीता वर्मा हैं, अरुण गोविल हैं, इन दोनों को आपने देखा? ये आप लोगों दोनों को देख। अच्छा, कौन ठीक लग रहा है? क्योंकि ये तो मुंबई से आए हैं। और देखिए, यहाँ जो भी यूपी के अंदर चुनाव होता है, अगर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूँ तो बहुत हद तक जातिवाद पे आके हो जाता है। बहुत बड़ा फैक्टर है। हर किसी को अपने जात के प्रत्याशी चाहिए। अब उनको फ्री में क्या मिल रहा है, सड़कें कैसी मिल रही हैं, सुरक्षा कैसी है, कुछ चीज़ों के लिए उनके ऊपर आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है कि ये मिले या ना मिले, हमें अपनी जात बिरादरी को ही वोट करनी है। अब उस एंगल पे अगर आप जब आके सोचते हैं तो वहाँ हार जाते हैं कि भाई कितने बड़े आदमी ला के खड़े कर लें, किसको खड़ा करें, किसको इलेक्शन में दें। जात बिरादरी का इलेक्शन जब होता है तो सब कुछ फेल हो जाता है। तो और ये जात बिरादर का फैक्टर है क्या यहाँ मेरठ हाँ, में? पूरे यूपी में है, बिहार में है, नहीं, बिहार में तो नजर आता सभी है। जानते हैं, बिहार में तो ओपन है, वो तो बोलते ही हैं, वो तो वहाँ
खुली बात होती, लेकिन यूपी और खासकर मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मेरठ में तो पिछले बहुत सारे चुनाव जात बिरादरी पे लड़े गए हैं। आज आप देख लीजिए, ये आप, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब एक तरफ खड़े हुए हैं। कोई असूल नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। जिन एथिक्स पे आप लड़ते थे वो सारे एथिक्स आपने पीछे रख दिए हैं। सिर्फ एक ही एथिक्स है, घूम फिर के सत्ता पे बैठना है, कैसे भी बैठना है, सत्ता पे बैठना है। गलत सही कोई मायने नहीं रखता किसी भी तरह का। तो देख करके शर्म आती है कि नेताओं का लेवल कहाँ तक नीचे आ गया है। अच्छा सरिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये वाकई में जात बिरादर का अभी भी, क्योंकि हम लोग तो बहुत आगे आ गए, 70 साल से आगे निकल गए देश, क्या अभी भी जात बिरादर का ये फैक्टर है? और क्या ऐसा प्रत्याशियों को देख करके आप लोगों को लगता है कि जो मेरठ है वो केवल सीधे पीएम को चुनना चाह रहा है, या लोकल जो कैंडिडेट है उसकी तरफ भी नजर रखता है? क्योंकि आप लोगों, आपकी तो पब्लिक डीलिंग है, आपसे तो 500 रोज मरीज जाते हैं, तमाम अपनी पर्सनल भी शेयर करते होंगे। क्या लगता है, सीधे मोदी जी को देख रहे हैं या वाकई में लोकल के लोगों को भी है कुछ? देखिए, दोनों ही फैक्टर्स हैं। लोग लोकल चुनाव में जात बिरादरी वाला फैक्टर भी देखते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है, जब राष्ट्र के हित की बात आती है, तो लोगों की ज़बान पे मोदी जी का नाम बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है। और लोग मोदी जी को कैंडिडेट, यहाँ जैसे अभी आपने कहा कि बाहरी हैं वो, तो अरुण गोविल जी बेशक वो बाहरी हैं, वो यहाँ के नहीं हैं, मेरठ के नहीं हैं। मेरठ में उनका जन्म हालांकि मेरठ में हुआ है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ रहते नहीं हैं, मेरठ में नहीं रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का समर्थन उनके साथ भरपूर है, क्योंकि लोग मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। तो उस मुद्दे पे लोग वोट करते हैं, जाति बिरादरी पे भी लोग वोट करते हैं, लेकिन उससे ऊपर मुझे लगता है कि ये मुद्दा ज़्यादा लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में बहुत है कि हम मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं जो लोगों से मिलती हूँ, जो लोग मुझसे बात करते हैं, उसको देख के मुझे लगता है कि हम राष्ट्र के लिए चुनाव को के उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और लोकल मुद्दों को थोड़ा बड़े आकार में देखते हैं। जी। सरिता जी ने बहुत ही सही और सटीक बात की। दोनों ही बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम बात जब नेतृत्व की करते हैं, तो अगर कुशल नेतृत्व होगा तो वो सभी से काम करवाना जानता है कि भाई किसको क्या जिम्मेदारी दी है और किसका क्या दायित्व है, वो डिपेंड करेगा उस कुशल नेतृत्व पे। तो अभी हम कोई मतलब दूसरा चेहरा ऐसा देख ही नहीं रहे कि जो इस तरीके की कमांड लेकर के देश के लिए काम करे, इतना डिसाइसिव हो, और देश में जो एक राष्ट्रवाद वाली बात है, यानी मेरा देश मेरा भारत, इस तरीके की भूमिका और इस तरीके की चीज़ों को लेकर के मेरा आगे भारत तो डेवलप होगा, क्योंकि प्रोसेस है, लेकिन मेरठ कैसे डेवलप होगा? अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर के यहाँ आएगा और आप लोगों का वोट समेटेगा, जाकर के मुंबई में फिर एक्टिंग करेगा और यहाँ दर्शन नहीं देगा, तो आप किसके पास अपनी समस्या लेकर के जाएंगी? नहीं, देखिए, पहले से हम ऐसे मतलब परसेप्शंस नहीं बना सकते किसी के लिए। मुझे लगता है कि अगर उनका नाम, उनके नाम का चयन हुआ है, तो हमें एक अवसर उन्हें देना चाहिए। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि अगर कोई नेता जिस पर टैग लग गया है वो ही नेतागिरी करेगा, यानी मतलब वो ही डेवलपमेंट की बात कर सकता है, वो ही विकास ला सकता है। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है और जो देश के लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, और वो अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, शिक्षाविद भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। हमारे पास मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें इतना मतलब एकदम ऐसा पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि वो बाहर से, पहली बात तो वो बाहर से नहीं है, वो मेरठ के ही हैं। हाँ ठीक है, हम लोग भी काम की वजह से दिल्ली जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरठ हमसे छूट जाएगा। तो इस चीज़ को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके विज़न का भी सम्मान करना चाहिए कि मैं अपने जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ पर अब उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो हमें उनके अरुण गोविल जी के इस विज़न को सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं फिर दोहराऊँगी कि नेतृत्व मैटर करता है, कि एट द एंड टॉप पर कौन लीड कर रहा है वो आपसे काम करवाना जानता है। तो देखिए, इनकी बात में ना, जो इन्होंने कहा ना कि टॉप पर कौन बैठा है, मोदी जी हर घर में सफाई करने नहीं आते हैं, मोदी जी सड़कों को साफ करने नहीं आते हैं। नेतृत्व कहाँ से शुरू हुई कोई बात? ऐसी जो संस्थाएं हैं सरकारी हैं, डिपार्टमेंट है, जो सरकार जितनी स्टेबल गवर्नमेंट बनी हुई है, उनके बहुत सारे
अधिकारी हैं, हर एक चैनल के थ्रू वो काम हो रहा है। अब खाली अगर ये कहें जी कि इसमें एक ही व्यक्ति काम कराने के लिए सक्षम है, तो यहाँ मेरठ में इतने सारे एमएलएज हमारे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो किसी वजह से अरुण गोविल जी बिजी होंगे, तो हम उनके पास भी जाकर अगर प्रॉब्लम्स कहेंगे तब भी सॉल्व हो जाएंगी। वो भी एक पूरा के पूरा अपने आप में सरकारी होंगी। कि हेमा मालिनी भी तो बॉम्बे से ही थी जो मथुरा से इलेक्शन लड़ी। प्रधानमंत्री तो बनारस के वासी नहीं थे, है ना, उन्होंने भी बनारस से इलेक्शन लड़ा। तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आपकी भावना अगर सेवा करने की है तो डेफिनेटली आप अपने जो है जनता को अपने कार्य से संतुष्ट कर पाएंगे। हेमा मालिनी जी भी अभी उनसे एक सवाल हुआ था, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि उनसे पूछा गया कि अच्छा आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट आपको लगता है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे नहीं पता, पहले आप जिता दीजिए फिर मैं देखूंगा कि मुझे काम क्या करना है। देखिए ऐसा है, वो बेसिकली राजनीतिज्ञ नहीं है ना, वो अभिनेता हैं। लेकिन अगर वो मोदी जी ने उनको चुन के यहाँ भेजा है कि भी वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो डेफिनेटली वो उस क्षेत्र में भी काम करेंगे, जीतने के बाद ही तो काम करेंगे कि नहीं, है ना। और अगर बात ये होती है ना कि अगर समस्या नहीं पता है, समस्या तो आप डेफिनेटली, डॉक्टर हैं, अगर समस्या नहीं पता है आपको तो आप कैसे इंजेक्शन देंगी आप? देखिए ऐसा है, जब जनता पहुंचेगी सब काम बड़े आराम से होंगे। और मोदी जी ने, क्योंकि नेत्र, वो कहते हैं ना, अंधे अंधा ठेलिए, गुरु अंधा चेला खरा निरंत, अंधे अंधा ठेलिए दुनिया को पड़ंत। तो जो हमारा लीडर है ना, वो बैठा है सब काम कराने के लिए, उसको पता है। वो सिर्फ मेरठ ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि हिंदुस्तान तो जो है वह सांप सपेरों का देश है, ऐसा देश है, वैसा देश है, मतलब हिंदुस्तान की तो कोई अहमियत ही नहीं थी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। लेकिन पिछले, जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया मोदी जी का लोहा मान रही है। वो ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं उभरे। 2 बार वो सत्ता में आए हैं, तीसरी बार आने वाले हैं, तो जनता उनको सपोर्ट कर रही है। और उन्होंने कैसे कैसे फैसले लिए कि नोटबंदी का फैसला, 4 जून का फैसला, डेफिनेटली फैसला हम ही लोग तो करने वाले हैं, हम ही लोग तो वोट देंगे, है ना। आप छोटे से मुद्दे पे ये कि जी वो बाहर के हैं, बाहर के हिंदुस्तानी तो हैं कि नहीं है, है ना। तो अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमारा उनको सपोर्ट है, हम मोदी जी की मंशा का स्वागत करते हैं। और ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, कोई ये नहीं है हम ना गोदी मीडिया हैं ना अंधभक्त हैं, सीधी सी बात बता रही हूँ आपको। देखिए महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, आपका जो प्रधानमंत्री आवास हैं, वो कैसे कैसे आवास हैं, इतनी इतनी उन्होंने योजनाएं लाए हैं और उनको कार्यान्वयन, मतलब उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया है। ऐसे ही जनता उनका साथ नहीं दे रही है। दुनिया में हमारे जो प्रधानमंत्री हमने ऐसे भी देते जो घुग्गू माऊ बन के खड़े रहते थे सोनिया गांधी के पीछे, हमने उन्हें भी देखा है, जो मौनी बाबा जिनकी वो थी उपाधि मिली हुई थी उन्हें। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मुखर होके आगे आ रहे हैं और आपसे और हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, और हमारी वो जब वो प्रधानमंत्री के रूप में कम और हमारे बड़े भाई, पिता, गुरु, मेंटोर हर रूप में आगे आ रहे हैं। आप देखिए, हमने बहुत पहले से देखा है कि जो है अर्जुन अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं, ये अवार्ड मिले हैं, लोग वापस कर रहे थे। आपको कोई अवार्ड मिलेगा, आपको कोई पुरस्कार मिलेगा, आप वापस करेंगे? वो एक मुद्दा था इसलिए... नहीं, मुद्दा क्या, ये भी तो मुद्दा ही है, वही मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। तो आज अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को पुरस्कार देते हैं तो उसको उसकी अहमियत पता होती है, वरना कोई अपना पुरस्कार वापस आपके हिसाब से लगता है जो अवार्ड पहले 2014 से पहले दिए गए थे, उसमें बहुत कम ऐसे थे जो डिजर्व, वो जुगाड़ वाले थे, बिल्कुल जुगाड़ वाले थे। हाँ बिल्कुल जुगाड़, वरना कौन अपना पुरस्कार वापस करता है? मुझे जहाँ पुरस्कार मिलेगा और मुझे लग रहा है कि मैं उसके योग्य हूँ तो मैं उसको बिल्कुल वापस नहीं करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे मिल गया ऐसे ही तो मैं पब्लिसिटी के लिए उसको वापस कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और सुनिए, 3 तलाक जैसा मुद्दा, आप सोचिए कि सिर्फ वो किसी एक व्यक्ति या एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं तो एजुकेशन फील्ड में रही हूँ और मैं देखती हूँ कि इतने सारे पिता, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है ना। जब बेटियाँ इस तरीके से पति छोड़ के 4-4 शादी कर लेता था, चाहे आज मुसलमान आगे नहीं आ रहा है, ओपनली नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी पिटाई करते हैं कि तुमने ऐसे कैसे बोला, तुमने वोट कैसे दे दिया। तो डरा हुआ भले ही हो, लेकिन अंदर से उनके मन में ये शांति है कि हाँ, इन्होंने हमारे लिए भी कुछ किया है। एक बात है, मुझे ये लगता है कि जो मोदी जी ये राशन बांट रहे हैं, नहीं बांटना चाहिए।
इस बात के लिए मैं बिल्कुल, भैया फ्री का क्यों खिला रहे हो किसी को? जब फ्री का काम खिलाने लगोगे तो लोग काम नहीं करेंगे, काम चोर हो जाएंगे। तो एक तो वो बंद होना चाहिए। कुछ लोगों को, क्योंकि मैं सबसे लोगों से बात करती रहती हूँ और डिस्कशन सुनती रही हूँ, टीवी पे भी डिबेट्स देखी हैं, तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अग्निवीर की जो योजना है उससे लोगों को दिक्कत है। इजराइल में देखिए, हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले 2.5 साल तक फौज में सेवा करनी ही होती है। भाई हर बंदा लड़ाका हो ना, सिर्फ फौज पे ही है। अरे हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या है, हमारे यहाँ अलग अलग सबको अगर बांट दिया जाएगा तब भी हमारे चल जाएगा। उनकी तो मुट्ठी भर तो मुट्ठी भर लोगों को ही देशभक्त होना चाहिए क्या? नहीं, सबको बताइए होना मुझे, चाहिए, लेकिन हाँ? हर आदमी को बंदूक भी नहीं नहीं तो लेनी चाहिए बंदूक ना। अरे तो ट्रेनिंग कैसे लोगे बताओ? पर वो आपको लाइफ में डिसिप्लिन भी हाँ? नहीं, डिसिप्लिन के लिए तो ठीक है, डिसिप्लिन के लिए तो ठीक है, एनसीसी है, इसके अलावा स्काउट्स हैं। कितने लोग एनसीसी लेते हैं? तो ये तो बताइए मुझे, इच्छा भी है ना। स्कूल लेवल पे कितने लोग एनसीसी लेते हैं, कितने लोग स्काउट गाइड लेते हैं? तो ऐसा है। और दूसरा ये है कि अगर आप एक दो योजनाओं से जो है खुश नहीं है, तो उसके लिए आप अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं ना। सिर्फ इस मुद्दे पे आप गवर्नमेंट का विरोध तो नहीं कर सकते कि हाँ भाई इनको वोट नहीं देना है। तो जो लोग भी ये सोच के बैठे हुए हैं कि अरुण गोविल जो हैं वो मेरठ के व्यक्ति नहीं हैं, या ये अग्निवीर से हम परेशान हैं, तो भाई इसके लिए आप लोग अपना वोट ऐसे जाया मत करो। उस व्यक्ति को वोट दो जिसने आपके देश को इतना मान बढ़ाया है, इतनी मेहनत करता है और हर समय देश और जनता के लिए ही हित में लगा हुआ है। ईमानदारी में आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, उनमें से सभी लोग ये मानेंगे कि मोदी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके सारे प्रयास देश के लिए हैं। आज तक हमने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा कि जो इतना ज़्यादा देश के लिए मर मिटने को तैयार हो, देशभक्त हो। और धर्म भी जरूरी है। अगर धर्म जीवन में नहीं है तो इंसान जो है वो मार्ग से भटकता है। वो अपनी अपनी इच्छा है ना। धर्म तो कोई लोग कुछ पूजा करते हैं और कुछ नहीं पूजा करते हैं, कोई मंदिर तक नहीं जाते, वो कहते हैं कि हम तो मन से ही। पूजा करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं एक सवाल अभिषेक जी से भी जानना चाहता हूँ कि अभिषेक जी, प्राइवेट स्कूलों की तो ठीक है, वो तो चमकते हैं, फीस लेते हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है वो भी आज एलीट क्लास, या यूं कहें कि जरा सा भी अगर किसी के पास पैसा आ गया, वो उसका अगर खाना पीना ठीक हो गया, वो प्राइवेट की तरफ भागता है। आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए? मैं आपसे सुझाव अगर दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगा। जो प्राइमरी स्कूल हैं वहां की स्थिति अभी भी बिल्कुल भी दयनीय है। 50 चीजें मैम ने बताई कि बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, हमारी जो बेसिक शिक्षा, वो अभी भी अगर दलिया तक ही सीमित है, दलिया से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको थोड़ा सा जो है मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है, और उस दिशा में काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में, क्योंकि किसी भी देश की जो नींव है वो बच्चे हैं, और अगर वो नींव मजबूत नहीं है तो कोई भी देश मजबूत नहीं हो सकता। और जहाँ तक प्राइवेट एजुकेशन की बात है, प्राइवेट एजुकेशन दे रहे, लेकिन ये जो ऊपर हमारे जो भी अधिकारी बैठे हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा। पहली बात, उसके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि हमारे खुद के जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाले भाई बहन हैं, वो अपने बच्चों को सुनिश्चित करें कि वो उसमें उनका एडमिशन कराएं। जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, अधिकारी हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू करें, ताकि वहाँ की जो स्थिति जिसको हम कह रहे हैं दयनीय है, वो अपने आप सुधर जाएगी, जिसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आज भी जो चयनित शिक्षक और शिक्षिका हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, और वो उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने कि प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि पढ़ाने वाले वही टीचर हैं। लेकिन समस्या सिर्फ एक माइंडसेट की है, उस माइंडसेट को सही करना होगा। आज अगर सरकार संज्ञान लेती तो ये प्राइवेट स्कूल इतने नहीं खुलते। मैं एज ए शिक्षक आपको ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि आज 1 लाख रुपया कमाने के बाद भी अगर कोई पैसे नहीं बचा पा रहा, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो उसका पैसा जा रहा है चिकित्सा में, जो कि बहुत महंगी है, और दूसरा पैसा जा रहा है शिक्षा पे। अगर आप ये दोनों की जिम्मेदारी अगर सरकार अपने हाथ में ले ले, जैसे कि आयुष्मान भारत लेके आई स्कीम कि 5 लाख तक फ्री है, तो वो बहुत हेल्प कर रहा है। तो अगर ये 2 मुद्दे अगर सरकार अपने हाथ में ले ले
तो मुझे नहीं लगता कि खुशहाली से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। जैसे हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अभी आपने प्राइमरी एजुकेशन की और प्राइमरी स्कूल्स की बात की ना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव इस योगी जी की सरकार आने के बाद हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं, पहले वहाँ बहुत ऐसा होता था कि टीचर्स अपने घर बैठे रहते थे और अपने बदले किसी और को पढ़ाने भेज देते थे। सेल्फी वाली बात कर रही हैं हाँ जी, सेल्फी लेकर के आपको अटेंडेंस टीचर्स को लगानी है, नहीं जो सेल्फी लेके नहीं, जो बायोमेट्रिक इन्होंने किया किया है, है। अब ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं और जो क्वालिफाइड टीचर्स जिनका एक्चुअली सिलेक्शन हुआ है वो उन विद्यालयों में अपने सेवाएं देने उनको, मतलब उनके लिए मैंडेटरी हो गया है कि वो ज़रूर हर रोज़ जाएंगे और बच्चों की संख्या बढ़ाने पर भी उन काम चल रहा है वहाँ पर। हाँ, प्राइमरी स्कूल के कई टीचर्स को बहुत अच्छा काम करने के लिए यहाँ मेरठ में और माचरा ब्लॉक की एक टीचर है, मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरे पास आती हैं, तो उनको अवार्ड मिला है। एक और टीचर हैं इधर खरखौदा ब्लॉक में है, वो कौसर जहाँ, उनको भी अवार्ड मिला है। तो प्राइमरी लेवल पे स्कूल्स में मतलब काफ़ी अच्छा काम अब यहाँ पर होने लगा और डेफिनेटली खुद से इनिशिएट कर रहे हैं उनकी बात। हाँ, तो ऐसी बदलाव ऐसे ही शुरू होगा ना। आप देखिए क्या हालत थी प्राइमरी स्कूल्स की और अब काफ़ी बदलाव है और काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स। और आई होप कि जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि अगर अधिकारी और ये सब तथाकथित बड़े लोग अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ कराएंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और बदलाव आएगा, क्योंकि निश्चित रूप से डेफिनेटली टीचर्स जो हैं वो बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे से वो एग्ज़ाम पास करके उनका सिलेक्शन होता है, तो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ज़रूर शिक्षा का स्तर सुधरेगा। इसमें एक बात मैं बस ये जोड़ना चाहूँगी कि जब भी ऐसा आता है कि लोग कहते हैं सरकारी विद्यालय या लोग कहते हैं सरकारी चिकित्सालय हॉस्पिटल, तो लोगों का मुंह वैसे ही उतर जाता है। तो इस मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ, क्योंकि सामाजिक कार्य करती रहती हूँ, तो मेरे पास फ़ोन भाई सहयोग के लिए और इस तरीके से आते रहते हैं। तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि दीदी MRI होना है और आप कुछ मतलब सहयोग कर दीजिए। तो मैंने कहा आप प्यारेलाल हॉस्पिटल जाइए। तो कहने लगे वो तो सरकारी है। फिर मैंने कहा मतलब सरकारी है मतलब? तो कहते नहीं, वहाँ तो बहुत ऐसा होगा वैसा होगा। लाइन होगी और एग्जैक्टली मतलब ये जो माइंडसेट है, ये जो मानसिकता बन गई है, इसको हमें बदलना होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ जाइए, 1 रुपए की पर्ची कटेगी, वो पर्ची कटाइए, अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, सब होगा, सब आराम से होगा, जल्दी होगा। और यकीन मानिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखा सकती हूँ, 1 घंटे बाद मेरे पास मैसेज आया कि दीदी वो हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बस हमें ये है कि वो जैसे पहले मूवीज़ में बन गया ना, मूवीज़ में दिखाया सरकारी हॉस्पिटल है तो वो टूटा फूटा होगा, सरकारी स्कूल है तो वो ऐसा टूटा फूटा होगा। हमें इस मानसिकता को भी बदलने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक हैं, अच्छा इंफ्रा भी है और अच्छा इंफ्रा हो सकता है, जैसा कि हम हमेशा मतलब मैं हमेशा फील करती हूँ कि हमेशा स्कोप है डेवलपमेंट का, कहीं पर भी सुधार कार्य हमेशा होते रहना चाहिए। तो लेकिन बस हमें इस चीज़ से बचना है कि पहले से ही एडमेंट ना हो जाए किसी चीज़ को लेकर के कि ये अगर सरकार से जुड़ा है तो ये बेकार ही होगा। ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छे बदलाव की ओर है, हमें अपनाने की ज़रूरत है। मैं, आप भी क्योंकि न्यूज़ चैनल से हैं और बहुत जगह के दौरे करते हैं, आप इस सरकार को कितने नंबर देते हैं, प्लस या माइनस? सिर्फ आपके नंबर से कुछ, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपने भी देश को बदलते हुए देखा है। आप प्रदेश में, पूरे देश में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से राय देखते हैं, आपका आना जाना होता है सड़कों पे, बसों में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में, होटल्स में रुकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें आपने भी नोटिस करी होंगी। एक देश के नागरिक होने से आपको क्या लगता है कि प्लस में हमारा देश है कि माइनस में? देखिए, हर गवर्नमेंट अपना काम करती है और हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डेवलप करती है। कोई कुछ ज़्यादा कर पाते हैं, कोई कुछ दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं। और ये मेरे नंबर देने से कुछ नहीं होगा, ये सारे नंबर जो देने हैं, सारे नंबर पूरी जनता देगी और 4 जून को वो सारे नंबर आ जाएंगे। यानी अगर पूरी लबुलवाब अगर बातचीत का बताया जाए तो थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है। हाँ, कुछ अपनी अपनी बातें भी हैं, कुछ सुझाव भी हैं। और मैम ने तो ये भी कह दिया कि जो राशन है, हालांकि चुनावी मुद्दा है और राशन एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है मोदी जी की ख्याति के लिए और हर घर में हर महीने पहुंच करके एक बार अलार्म बजाने के लिए भी। फिलहाल मेरठ से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।